हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रेगुलर बेसिस पे मेरे पास एक क्वेरी आती है कि अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ में एडमिशन लेते हैं तो क्या हमारी प्लेसमेंट होगी? अगर प्लेसमेंट होगी तो किस टाइप के कंपनीज आती हैं, किस टाइप की प्लेसमेंट होती है, पैकेजेस क्या होते हैं, कितने स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हो पाती है, प्लेसमेंट का प्रोसीजर क्या होता है? इस टाइप की बहुत सारी क्वेरीज स्टूडेंट की तरफ से आती हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं प्लेसमेंट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उन सभी इन्फॉर्मेशन को डिटेल में डिस्कस करूंगा। अब पहली क्वेरी स्टूडेंट्स की ये आ सकती है कि मुझे कैसे पता है इन सब के बारे में? तो देखो, मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो चैनल को फॉलो करते हैं आपको पता ना हो। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ में कैंपस लॉ सेंटर का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि प्लेसमेंट किस तरह से काम करती हैं। जो ब्रोशर में दिखाया गया है और जो एक्चुअल पिक्चर है उसमें क्या कोई डिफरेंस है या सेम पिक्चर है, वो सारी चीज़ें मुझे अंदर से पता है कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। हालाँकि इस चैनल पे उतना मैं डिस्कस करता नहीं हूँ उसके बारे में कि मैं कहाँ का स्टूडेंट हूँ या कितनी रैंक है, कौन से एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हैं। मेरा मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसके बेसिस पे आप जज करो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सेंस बना रही है बात या नहीं बना रही है। अगर आपके लिए वो सेंस बना रही है तो आप फॉलो कर सकते हो उन बातों को। अगर आपके लिए सेंस नहीं बना रही तो आप और कहीं से एडवाइस अपनी ले सकते हो। तो बाकी इस वीडियो के अंदर मैं प्लेसमेंट से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो कोशिश करूँगा कि आपसे ऑथेंटिक वे में आप तक पहुँचा सकूँ। तो आपको पता होगा कि अगर आपको फैकल्टी ऑफ लॉ से 3 ईयर एलएलबी करनी है, तो आपके पास 3 सेंटर अवेलेबल हैं, कैंपस लॉ सेंटर 1 और लॉ सेंटर 2। अब इन तीनों में से कौन-सा अच्छा है, कौन-सा खराब है, किसके क्या प्रो है, किसके क्या कॉन्स हैं, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। आपकी अगर इच्छा होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं अलग वीडियो उसके ऊपर लेके आऊँगा। अगर मेरी बात करें तो मैं कैंपस लॉ सेंटर का स्टूडेंट था। तो देखो, तीनों सेंटर की प्लेसमेंट की जो प्रोसीजर होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस उसमें आ सकते हैं। ठीक है? तो मैं कैंपस लॉ सेंटर का एग्ज़ाम्पल लेके यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तीनों सेंटर में ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसीजर होता है। देखो, कैंपस लॉ सेंटर में क्या होगा, जैसे हर कॉलेजेस के अंदर कुछ सोसाइटीज़ होती हैं, कुछ कमिटीज़ होती हैं। कैंपस लॉ सेंटर के अंदर जाओगे तो आपको एक सोसाइटी मिलेगी, प्लेसमेंट असिस्टेंट काउंसिल। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये सोसाइटी आपकी प्लेसमेंट करवाने में आपकी हेल्प करेगी। आप चाहो तो इसके बारे में यहाँ पे रीड कर सकते हो। बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। मैं आपको सीधा इनका जो प्लेसमेंट का ब्रोशर है उसके ऊपर लेके जाऊँगा और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें आप बेसिक आप यहाँ पे जाके रीड कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएँगी। यहाँ पे हम सीधा आ जाते हैं कि प्लेसमेंट के लिए या इंटर्नशिप्स के लिए कौन-कौन सी कंपनीज़ यहाँ पे आती हैं। तो देखो, यहाँ पे ये इतने सारे कंपनीज़ के नाम यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं इन्होंने। यहाँ पे आपको अच्छी कंपनीज़ मिल जाएँगी, थोड़ी एवरेज टाइप की कंपनीज़ भी मिल जाएँगी। यहाँ पे आप चाहो तो इसको पॉज़ करके रीड कर सकते हो। कुछ नाम यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ आपको, जैसे ये एचडीएफसी बैंक है, केपीएफजी है। और लीगल फील्ड की आपको काफ़ी सारी कंपनी मिल जाएगी, गोदरेज है, हीरो मोटर कॉर्प है, एल&टी है। एल&टी में मत जाना ये संडे को भी मज़दूरी करवाएँगे। टेक महिंद्रा है। बाकी लीगल फील्ड की तो खैतान कंपनी है और भी बहुत सारी आपको कंपनीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये आपका क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे कंपनी तो बहुत अच्छी दिख रही हैं, पैकेजेस किस टाइप के होते हैं? तो वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो, प्रोसीजर क्या होता है, आपको प्लेसमेंट जो है मिलेगी किस तरह से? तो ये इन्होंने ब्रॉड प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है। एक्चुअली में ऐसा होता है, या किस तरह से काम करता है वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या होगा, जैसे ही आप फाइनल ईयर में जाओगे, मेरे टाइम पे फाइनल ईयर का सिस्टम चलता था, हो सकता है अब थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में भी ये चीज़ें लागू कर दी गई हों, क्योंकि इंटर्नशिप का काम भी आपका इसी कमेटी के थ्रू होता है। इस कमेटी में लोग कौन होते हैं? तो देखो, एक आपका कुछ यहाँ पे फैकल्टीज़ होंगी और कुछ आपके स्टूडेंट्स होते हैं। इनका ही वो सारी चीज़ें आप इसमें रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उतने समझदार आप हो। तो प्रोसीजर काम कैसे करता है? तो सबसे पहले जैसे ही आप फाइनल ईयर में जाओगे, आपको एक फॉर्म फिल करवाया जाएगा। ऑनलाइन ही होगा, जनरली गूगल फॉर्म होता है। कि जिसको भी इंटर्नशिप या प्लेसमेंट में इंटरेस्ट है, वो इस कमिटी के मेंबर बन सकते हैं। ठीक है? तो पहली कंडीशन तो ये है कि अगर आपको कॉलेज के थ्रू इंटर्नशिप या प्लेसमेंट चाहिए, आपको प्लेसमेंट कमिटी का मेंबर होना पड़ेगा। उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिंपल फॉर्म फिल करना है, आप प्लेसमेंट कमिटी के मेंबर बन जाओगे। उनके पास आपकी ईमेल आईडी, आपकी बेसिक डिटेल्स वहाँ पे आ जाएँगी। अब क्या होगा, कोई भी रिक्रूटर कॉलेज में आता है, तो डायरेक्टली कॉलेज के स्टाफ से उनका लेना-देना कम होता है। ये जो कमिटी है, इसके थ्रू वो जो रिक्रूटर है वो काम करेगा। रिक्रूटर को चाहिए, मान लो 10 लोग चाहिए, तो प्लेसमेंट कमिटी को बोलेगा कि हमें 10 लोग चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो अब ये प्लेसमेंट कमिटी क्या करेगी, आप सबके पास ईमेल भेजेगी और हो सकता है कि वेबसाइट पे भी पब्लिश कर दे। वेबसाइट पे नहीं भी आता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक बार में बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं, रेगुलर इंटरवल पे ये आती रहती हैं।
ठीक है? तो जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है कि प्लेसमेंट का एक सीज़न आता है, उसमें सारी कंपनीज़ आएँगी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, रेगुलर इंटरवल पे कुछ ना कुछ कंपनीज़ आती रहती हैं। थ्रू आउट द ईयर आपको ये देखने को मिलेगा। तो जैसे ही कोई रिक्रूटर आता है, आप सबके पास एक ईमेल पहुँचेगा कि ये रिक्रूटर है, ये आपकी जॉब प्रोफ़ाइल है, या इंटर्नशिप का अगर ऑफ़र है तो इंटर्नशिप है, ये आपकी इंटर्नशिप के लिए रिक्वायरमेंट है। आपकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या स्किल्स है, जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है, जॉब पे आपका काम क्या होगा, क्या पैकेज होगा, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होंगे उस ईमेल में। अब उस ईमेल के थ्रू अगर आपको अप्लाई करना है कि आपको लग रहा है कि हाँ, ये मेरे लायक काम है, तो आप वहाँ पे अप्लाई करोगे, ठीक है? अब जैसे ही आप अप्लाई करोगे, तो वहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, जो भी कैंपस लॉ सेंटर का स्टूडेंट है, वो वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मान लो किसी रिक्रूटर को 1 व्यक्ति चाहिए या 2 व्यक्ति चाहिए। अब कैंपस लॉ सेंटर में तो हज़ार स्टूडेंट्स हैं, अब हज़ारों का इंटरव्यू वो ले नहीं सकता, तो वहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट हो सकती है कि जैसे कि जिस स्टूडेंट की अगर किसी सब्जेक्ट में बैक है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। जनरली ये रिक्वायरमेंट तभी रिक्रूटमेंट जो आती हैं, उसमें रहता है कि जिन स्टूडेंट्स की बैक है किसी सब्जेक्ट में, वो अप्लाई नहीं कर पाते। या मान लो किसी को और इसमें नैरो डाउन करना है कि और बच्चे कम हो जाएँ, तो वो बोलेंगे जिसके 60% से कम बन रहे हैं या 55% से कम बन रहे हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते। इस तरह से वो कंडीशन वहाँ पे रख सकते हैं। जनरली केसेस में मेन कंडीशन यही होती है कि आपके कोई किसी सब्जेक्ट में बैक नहीं होनी चाहिए। अगर बैक है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, अन्यथा जनरली परसेंटेज का क्राइटेरिया कम ही रहता है। किसी-किसी में अगर होगा भी तो 55% के अराउंड रहता है, 60% कम ही रहता है। तो ये हो जाएगा कि आप अप्लाई करो, जैसे ही आप अप्लाई करोगे, आपकी इन्फॉर्मेशन जो है प्लेसमेंट कमिटी के पास जाएगी कि ये सारे स्टूडेंट इंटरेस्टेड है। वो कमिटी क्या करेगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन को अरेंज करके आपके रिक्रूटर के पास भेज देगी। रिक्रूटर के पास जब इन्फॉर्मेशन जाएगी तो वो 2 तरह से जा सकती है। रिक्रूटर आप कमिटी से बोल सकता है कि आप हमें सारे स्टूडेंट्स की डिटेल्स मत भेजो। आप इसमें से 100 स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट कर दो और उसके अकॉर्डिंग मेरे पास भेज दो। तो ये जो भी है वो रिक्रूटमेंट कमिटी या जो आपकी सोसाइटी है और जो रिक्रूटर है उसके बीच में जो भी बात होती है उसके अकॉर्डिंग वो अरेंज हो जाता है। फिर आपका जनरली जो प्रोसेस होता है वो इंटरव्यू के थ्रू होता है। इंटरव्यू कैसे होगा? ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, कैंपस में होगा या रिक्रूटर के ऑफिस में होगा, तो कोई भी अरेंजमेंट वहाँ पे हो सकता है। आपका इंटरव्यू ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले ऑनलाइन हो फिर ऑफलाइन हो। जगह कहाँ पे होगी? तो हो सकता है कि कैंपस में भी रिक्रूटर आए, हो सकता है कि रिक्रूटर के ऑफिस में आपको जाना पड़े। कैसे भी सारा काम हो सकता है। फाइनल जो आपका अप्रूवल होगा वो रिक्रूटर ही करेगा, लेकिन रिक्रूटर आपको नहीं बताएगा कि आपके सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, वो बताएगा कमिटी को, ठीक है? प्लेसमेंट असिस्टेंट काउंसिल जो है, ये कमिटी बार-बार मैं बोल दे रहा हूँ, प्लेसमेंट असिस्टेंट काउंसिल जो है, इसको आपको इसके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि इन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है। बेसिक आपको समझ में आ गया कि ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग कॉलेज की तरह प्लेसमेंट की कोई एक सीज़न आएगा, उसमें कंपनीज़ आएँगी। थ्रू आउट द ईयर जैसे ही आप फाइनल ईयर में जाओगे, आप इस कमिटी के मेंबर बन जाओगे। आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ आती रहेंगी प्लेसमेंट की भी और इंटर्नशिप की भी। आपके पास हर बार ईमेल आएगा और जनरली हफ्ते में आपके पास 1-2 ईमेल आते रहेंगे। हफ्ते में 1-2 कंपनीज़ आपकी आती रहती हैं, कभी-कभार ज़्यादा भी आ जाती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, इंटर्नशिप्स के लिए भी और प्लेसमेंट के लिए भी, ठीक है? अब अ, एफएक्यूज़ यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो। ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, वो मैं शेयर कर दूँगा, कहाँ पे शेयर करूँगा? तो आप या तो व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर लो, वहाँ पे मैं शेयर कर दूँगा। अब देखो इश्यू क्या होता है कि जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन करने के लिए बोलता हूँ, कि ये बहुत सारे स्टूडेंट उसमें जॉइन करना चाहते हैं और वो फिल हो जाता है, फुल हो जाता है। यानी कि 1025 के अराउंड स्टूडेंट उसमें हो पाते हैं। दिक्कत क्या होती है कि जिन स्टूडेंट ने पहले कोई सा ग्रुप जॉइन कर रखा है, वो दोबारा कर लेते हैं। तो ऐसा हो जाता है कि एक स्टूडेंट 3-3 4-4 ग्रुप में है और कोई स्टूडेंट एक भी जॉइन नहीं कर पा रहा। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन ना कर पाओ, वो फुल हो जाए, उस केस में आप टेलीग्राम पे जॉइन कर लेना। यहाँ पे भी मैं इसको शेयर कर दूँगा। ये आप सर्च करोगे @LLB अंडरस्कोर एंट्रेंस तो आपको ये मिल जाएगा, या इसका लिंक भी मैं दे दूँगा। लिंक कई बार काम नहीं करता, तो आप सिंपली ये सर्च कर लेना @LLB एंट्रेंस इस तरह से करके, आपको ये ग्रुप मिल जाएगा, चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे आप जॉइन हो जाना, यहाँ पे मैं शेयर कर दूँगा। क्योंकि व्हाट्सएप में वही मैंने बताया कि सेम स्टूडेंट बार-बार जॉइन कर लेते हैं, तो फिल हो जाता है। ये आपका बेसिक प्रोसीजर रहने वाला है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि क्या ये वर्थ है? यानी कि क्या हम रिलाई कर सकते हैं कि अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएँगे तो हमारी प्लेसमेंट हो ही जाएगी? तो देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट नहीं होती। उसमें से ये भी सच है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें से प्लेसमेंट के लिए ट्राई ही नहीं करते, क्योंकि उनके अलग प्लान्स होते हैं। मोस्टली को जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी होती है, लिटिगेशन में जाना होता है और भी बहुत सारी उनकी पर्सनल सिचुएशंस हो सकती हैं।
लेकिन अगर आपको वर्थ देखनी है, तो आप अगर एलुमनाई की लिस्ट देखोगे, तो ये एलुमनाई की लिस्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, फैकल्टी ऑफ लॉ की, आप चेक कर लो। पूरे इंडिया में आप कोई भी लॉ कॉलेज निकाल लो, इसके टक्कर में कोई आपको नहीं मिलेगा, इसके आस-पास भी कोई नहीं मिलेगा। आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के यहाँ पे लिस्ट देख लो, हाई कोर्ट के जजेस की लिस्ट देख लो, इसके बाद और भी आपके जो लॉ फर्म के पार्टनर्स हैं, लॉ के अलावा सीनियर एडवोकेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये एलुमनाई बेस आपको और कहीं नहीं मिलेगा। अब ये एलुमनाई बेस इतना रिच है क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी का? बेसिक क्राइटेरिया यहाँ पे ये है कि बाकी कॉलेजेस में जाओगे तो आपको बच्चे मिलेंगे, किसी में 100, 200, यहाँ पे आपको एक बैच में सिर्फ कैंपस लॉ सेंटर की बात करें तो वहाँ पे 1000 बच्चे हैं। तीनों सेंटर्स की मिला लें तो 3000 के आस-पास, 3000 से थोड़े कम बच्चे वहाँ पे होते हैं। एक बैच के अंदर आपको 3000 बच्चों से इंटरैक्ट करने का मौका मिल रहा है। पूरे इंडिया में और कोई कॉलेज यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, जहाँ पे इतने स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए एलुमनाई बेस यहाँ पे थोड़ा-सा इस तरह से मजबूत आपको मिलता है कि बहुत टाइप के स्टूडेंट्स से, बहुत टाइप के अलग-अलग अ, फील्ड के क्राउड से आप इंटरैक्ट करते हो, तो उससे आप ज़्यादा सीखते हो। और जो ये लीगल फील्ड है, इसमें नेटवर्किंग बहुत काम आती है। जैसे-जैसे आप अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करते हो, आपको उससे मदद मिलती है, ठीक है? अब ये तो मैंने सीएलसी का बताया, बाकी सेंटर्स में किस तरह से होता था, सिमिलर सिनेरियोज़ होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं लॉ सेंटर 2 की बात करूँ, तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के लिए ये कोटक महिंद्रा महिंद्रा बैंक है, इसने यहाँ पे रिक्रूटर के रूप में यहाँ पे आए हैं, तो ये बोल रहे हैं कि 2 से 3 लोग हमें चाहिए और वर्क क्या है? तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन डिवीज़न में इनको चाहिए और इनकी रिन्यूमरेशन आप देख सकते हो 3.5 एलपीए, यानी कि 3.5 लाख पर एनम के हिसाब से ये पे करेंगे आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो लीगल एक्यूमेन होना चाहिए, ब्ला-ब्ला, बाकी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर सकते हैं 2024 के बैच वाले, बाकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें आप रीड यहाँ पे कर सकते हो। तो कंडीशन यहाँ पे लगा लगा रखी है इन्होंने, या तो पहले तो ये है कि कैंडिडेट की इंटरव्यू प्रेफ़रेंस के ऊपर यहाँ पे 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू होंगे, एक ऑनलाइन में, एक ऑफलाइन में, और दूसरा अगर किसी स्टूडेंट की बैक है, ठीक है, बैकलॉग है अगर किसी स्टूडेंट का, तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हो आप गूगल फॉर्म का लिंक किस तरह से दिया होता है और ईमेल आईडी दी होती है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये बेसिक इस तरह से आपका रहेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आते हैं कि जनरली पैकेज किस टाइप के मिलते हैं। जनरली आपके पैकेज जो है 3 से 5 लाख के बीच में रहते हैं। कुछ कंपनीज़ हो सकती हैं आएँ जिनका पैकेज ज़्यादा हो, कुछ कंपनीज़ आएँ जिनका पैकेज कम हो। लेकिन जनरली जो पैकेज आपको देखने को मिलेगा 3 से 5 लाख के रेंज के बीच में देखने को मिलेगा। जनरली एक कंपनी कितने स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती है, तो जनरली आपको देखने को मिलेगा 2 से 5 स्टूडेंट के बीच में रहेगा। कुछ कंपनीज़ हो सकती हैं कि 8-10 स्टूडेंट को भी लें, लेकिन जनरली जो देखने को मिलेगा आपको, 2 से 5 स्टूडेंट जो है कंपनीज़ माँगती हैं, कितने स्टूडेंट्स हमें चाहिए। ये हो गया। कितने स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हो जाती है? तो देखो, मैंने जहाँ तक देखा है कि 50% स्टूडेंट्स जो हैं वो प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड ही नहीं होते। मान लो कैंपस लॉ सेंटर में 1000 स्टूडेंट हैं, तो उसमें से 500 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। क्यों? 30-40% स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनका फ़ोकस होता है कि मुझे जुडिशरी निकालना है, इधर-उधर मुझे कुछ नहीं देखना, डिग्री कंप्लीट करनी है, जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है, जज बनना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको लिटिगेशन में जाना होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन लॉयर्स होते हैं, तो उनका सॉर्टेड होता है कि मुझे अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, जो भी उनके फादर या मदर जो भी हैं ऑक्यूपेशन में, उनके साथ जाके उनको अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। तो अलग-अलग सिनेरियोज़ हो सकते हैं, मैंने आपको बताया अप्रॉक्सिमेटली 50% स्टूडेंट जो हैं, वो कभी प्लेसमेंट के लिए अप्लाई ही नहीं करते। बाकी जो अप्लाई करते हैं, क्या उन सबकी हो जाती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जो अप्लाई करते हैं, उनमें भी सबकी नहीं होती। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर कंपनी 2 से लेके 4-5 स्टूडेंट तक की लेती हैं। तो अगर मान लो 100 कंपनीज़ भी आ जाएँगी, हालाँकि 100 आती नहीं है, बहुत कम आती हैं उससे, मान लो 50 कंपनी आएँगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने 250 से 300 स्टूडेंट्स को ले पाएँगे। ये आप देख सकते हो कि ये आपका हाल है पूरे फैकल्टी ऑफ लॉ में प्लेसमेंट से रिलेटेड। तो अब फाइनल कंक्लूज़न क्या है कि क्या हमें प्लेसमेंट के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए? तो अगर आपकी ये इच्छा है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ूँगा और जो मुझे प्लेसमेंट मिल जाएगी, आपको इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ऐसी इच्छा आपको नहीं पालनी चाहिए, ठीक है? दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 ईयर लॉ के केस में मैं बात करूँ, एक तो आपकी फ़ीस बहुत कम है, 1 सेमेस्टर की फ़ीस अराउंड आपकी 5000 होगी, तो 5000 1 साल की 10,000 मान लो, 30,000 के अंदर आप अपनी एलएलबी कंप्लीट किसी भी और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंपेरेबल कॉलेजेस हैं, आप एनएलयू देख लो या प्राइवेट कॉलेजेस में 1-2 कॉलेजेस हैं, उनकी फ़ीस आप देख लो, लैक्स में है। ईयर की बात कर रहा हूँ, पर ईयर की फ़ीस जो है लैक्स में है। बहुत सस्ते में आपको एलएलबी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो जाती है। बहुत ही डाइवर्स लोग आपको मिलते हैं, उनसे नेटवर्क करने का मौका आपको मिलता है। प्लेसमेंट की अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलती है। हालाँकि ये गारंटी नहीं है कि प्लेसमेंट आपकी हो जाए, अगर हो भी जाती है तो सैलरी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी आपको नहीं मिलेगी अगर प्लेसमेंट होती है।
क्योंकि ये प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफ़ेशन है। जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, जैसे-जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, आपकी नॉलेज बढ़ती है, वैसे-वैसे आप उस तरह से क्लाइंट से पैसे चार्ज करना डिमांड कर सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग में हो, तो आप उस तरह का अमाउंट डिमांड नहीं कर सकते। आप इस तरह से समझो डॉक्टर के प्रोफ़ेशन से। एक डॉक्टर कम से कम 10 से लेकर 12 साल तक पढ़ाई करेगा, तब जाके वो थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल हो पाता है, तब जाके उसकी मार्केट में वैल्यू बनती है। उसी तरह से लॉयर्स का है। लॉयर्स में दिक्कत क्या है कि गलियों में कॉलेज खुले हुए हैं, तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है कि बहुत सारे लॉयर्स हो गए हैं। लेकिन फिर भी एट द एंड जिसके पास नॉलेज होगी मार्केट में उसी को काम ज़्यादा मिलेगा, उसी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये नॉलेज बेस्ड प्रोफ़ेशन है। जैसे-जैसे आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़ेगी, आपका नाम बनेगा, उस तरह से आप पैसे कमाओगे। स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा सैलरी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। जिस तरह से अगर आप 5 ईयर कोर्सेज़ में जाओगे, 5 ईयर लॉ में जाओगे तो एनालिसिस में आपको अच्छी प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। ऐसा भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है। उतनी अच्छी प्लेसमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होती, फैकल्टी ऑफ लॉ में नहीं होती। लेकिन जो पॉज़िटिव है वो मैंने आपको बता दिया, अलुमनाई बेस्ड आपको बहुत अच्छा मिलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो हर तीसरे में से एक बंदा आपको फैकल्टी ऑफ लॉ का मिल जाएगा। जितने लॉयर घूम रहे होंगे, हर तीसरा लॉयर आपको फैकल्टी ऑफ लॉ का मिलेगा। हाई हाई कोर्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे या किसी लॉ चैम्बर में जाओगे, किसी लीगल फील्ड के किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाओगे तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो उससे आपको मदद मिलती है। बाकी कंपनीज़ मैंने बता दिया, इस टाइप की कंपनीज़ आती हैं। ये सारी कंपनीज़ ऐसा नहीं कि 1 साल में आई हैं। ओवर द ईयर्स इस टाइप की कंपनीज़ आती हैं। प्लेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा आपको उम्मीद नहीं रखनी है। प्लेसमेंट आपकी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। आपको फ़ोकस रखना है अपने नॉलेज के ऊपर। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए जिसमें मैं अपने पर्सनल जो ओपिनियंस है, वो भी थोड़े शेयर करूँगा, थोड़ी फैक्ट्स आपको बताऊँगा, थोड़ी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन जो फर्स्ट हैंड वो देने की आप कोशिश आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो इस टाइप के वीडियोज़ आपको और चाहिए या नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं बनाने की कोशिश। बाकी और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।